हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक। तो वन प्लस का 15R भाई 48,000 पर लॉन्च हुआ था। उसी सिमिलर सी प्राइस पे सैमसंग का S24 भी आता है और काफी ज्यादा लोग भाई इन दोनों फोन्स के कंपैरिजन के लिए सर्च भी कर रहे हैं। वन प्लस 15R तो भाई 48,000 का लॉन्च हुआ है। आफ्टर बैंक डिस्काउंट 45,000 में मिल जाता है और इसमें स्टोरेज भी ज्यादा आती है, बेस में 256। एंड S24 का प्राइस भाई ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ये 37-38 में भी मिल जाता है और 256 इसका 40-42,000 के आसपास मिल जाता है। तो भाई इनका प्राइस ना आप लोग यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो और बाय भी करना है तो वहीं से कर लेना भाई। उससे क्या होता है, उससे आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे तो मिलता ही है और हमें ऐसी अनबायस्ड वीडियोस लाने में हेल्प मिलती है। OnePlus 15R तो Amazon पे अवेलेबल है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप चेक कर लेना। अब दोनों ही जो फोन है ना यार, अलग ऑडियंस को टारगेट करके बनाए गए हैं। दोनों ही फोन काफी अलग भी हैं, कुछ मामलों में सिमिलर भी हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन ये जो सैमसंग S24 है, आपको पता है कि सैमसंग भाई इसको 80,000 के आसपास लॉन्च करता है हर साल एस सीरीज के बेस वेरिएंट यानी कि S24-25 सीरीज को। और ये तो भाई इनकी R सीरीज का फोन है। अब पहले तो सैमसंग ने इसको Exynos 2400 के साथ लॉन्च करा था, लेकिन ये भाई इसका स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला वर्जन है। अगर आप ये S24 लेने की सोच रहे हो ना, तो हमेशा आपको स्नैपड्रैगन वाला वर्जन लेना, एक्सिनोस मत लेना। सबसे पहले बिल्ड की बात करते हैं यार, तो दोनों ही फोन्स ना एकदम अलग कैटेगरी के फोन्स है। जैसे ये कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन है और ये एक ट्रेडिशनल जो स्मार्टफोन आते हैं 6.7 6.8 के आसपास, ठीक है। तो हाँ, जो वन हैंड फ्रेंडली डिवाइस है वो S24 है। जो बिल्ड एंड मटेरियल्स दोनों फोन्स में यूज किए गए हैं ना, वो ग्लास एंड मेटल है। फ्रेम दोनों में ही मेटल का मिल जाता है। वन प्लस के अंदर आप लोगों को रीइंफोर्स्ड फाइबर प्लास्टिक बैक वाला डिजाइन भी मिल जाएगा, ग्लास बैक वाला भी मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द कलर्स। आई थिंक ये ग्लास वाला वेरिएंट है इसका। सैमसंग में तो भाई कॉर्निंग गोरा ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है, आगे हो या पीछे हो। वेट एंड थिकनेस में भी काफी फर्क है। वन प्लस यहाँ पे 8.1 से लेके 8.3 एम की थिकनेस पे आता है, तो ये सिर्फ 7.6 एम की थिकनेस पे आता है, तो काफी पतला है। वन प्लस भाई वेट में भी ज्यादा है, 213 से 218 ग्राम के वेट पे आता है, डिपेंडिंग ऑन द कलर। अब ये आई थिंक 218 ग्राम वाला है, 213 प्लास्टिक बैग वाला होगा, और ये तो सिर्फ 167 ग्राम पे आता है। तो लाइट वेट, कॉम्पैक्ट, स्लिमनेस के मामले में भाई डेफिनेटली वन हैंड फ्रेंडली के मामले में सैमसंग बहुत ही ज्यादा आगे। वहां पे वन प्लस का फोन बड़ा फील होगा। ये आप लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस है भाई कि आप लोगों को एक ट्रेडिशनल स्मार्टफोन चाहिए कॉम्पैक्ट। IP68 की प्रोटेक्शन तो दोनों में ही मिल जाती है, लेकिन वन प्लस में IP69K की प्रोटेक्शन है, तो ये ज्यादा बेटर प्रोटेक्टेड है डिवाइस, है ना। वैसे पानी में तो दोनों की वारंटी आपको मिलेगी नहीं। वैसे हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैमसंग के पास में आप लोगों को 2 ई सिम का सपोर्ट मिल जाता है, या तो दोनों ई सिम डाल लो या फिर एक फिजिकल सिम एक ई सिम, ऐसे आप कर सकते हो। वन प्लस में आप लोगों को ई सिम का सपोर्ट नहीं मिल रहा। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वैसे दोनों के अंदर ही मिल जाता है और दोनों अल्ट्रासोनिक वाले हैं भाई। जैसे पहले वन प्लस में ना ऑप्टिकल आता था, तो इस बार इसमें भी अल्ट्रासोनिक है और फास्ट काम करते हैं। वन प्लस ज्यादा फास्ट काम करता है एज कंपेयर टू सैमसंग। डिस्प्ले की बात करें तो भाई दोनों में अलग डिस्प्ले, मतलब ये कॉम्पैक्ट फोन है तो ये भाई एकदम नॉर्मल ट्रेडिशनल स्क्रीन है। इसके अंदर 6.2 वर्सेस 6.83, दोनों में 120 हर्ट्ज पर स्क्रोलिंग काम करती है, कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे इसके अंदर 165 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट जा सकता है, ये मैक्सिमम 120 हर्ट्ज ही जा सकती है। दोनों में HDR हो गया, नेटफ्लिक्स के अंदर वाइडेबल L1 का सपोर्ट हो गया, OTT प्लेटफॉर्म्स पे वो मिल जाता है। पीक ब्राइटनेस नंबर्स की बात करें तो 2600 वर्सेस 3600, 1800 निट्स इसका हाई ब्राइटनेस मोड है, मतलब हाई ब्राइटनेस जो कि रियल लाइफ में आप लोगों को अचीव करते हुए दिखेगा। पीक ब्राइटनेस तो भाई HDR मोड में जाती हुई दिखती है, वो आप लोगों को नोटिस नहीं होगा, लेकिन हाँ इसका HBM ब्राइटनेस नंबर अवेलेबल नहीं है। लेकिन वैसे जब आप इनमें कंटेंट वगैरह देखोगे ना, तो काफी बढ़िया डिस्प्लेज हैं, दोनों ही काफी पंची कलर शो करेंगे और कंटेंट देखने में आप लोगों को मजा आएगा। लेकिन हाँ, वन प्लस का ज्यादा हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले 1.5K पे वर्सेस भाई सैमसंग के अंदर सिर्फ 1080p ही मिलता है, तो यहाँ पे 416 ppi है, यहाँ पे 450 ppi है, तो ज्यादा हाई रेजोल्यूशन है। लेकिन हाँ, यहाँ पे LTPS डिस्प्ले वर्सेस LTPO, इसका डिस्प्ले 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच नहीं कर सकता। सैमसंग तो भाई 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक स्विच कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट, लेकिन ये 45, 60, 90, 120 ऐसे करके जंप करेगा। तो हाँ, प्रोज एंड कॉन्स है दोनों ही के ही। चाहे स्क्रॉल करना हो गया, आप काफी फास्ट स्क्रॉल कर लेते हैं, इंडोर विजिबिलिटी, आउटडोर विजिबिलिटी, कंटेंट वॉचिंग, सभी एक्सपीरियंस आपको मस्त मिलेगा। स्पीकर्स वगैरह की बात करें तो दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर्स आप लोगों को मिल जाते हैं, और हाँ लाउडनेस वगैरह आप लोगों को मैं चेक करा देता हूं, तो वो आप सुनो और मेरे को बताना आपको किसकी सही लगी। काला गुलाब, वन प्लस, सैमसंग, दोनों ही इक्वली गुड है भाई। दोनों में बेस है, दोनों में क्वालिटी भी है, लाउडनेस भी अच्छी खासी है। सैमसंग का एक कॉम्पैक्ट फोन है, उसके बाद भी काफी तगड़ा कंपटीशन दे रहा है वन प्लस को। दोनों के स्पीकर्स अच्छे, कोई इशू आप लोगों को नहीं आएगा। हैप्टिक्स की भी बात करेंगे तो भाई सैमसंग का तो फ्लैगशिप फोन है, तो यहाँ पे हैप्टिक्स अच्छे मिल जाते हैं। वन प्लस के लीनियर हैप्टिक्स हैं, तो इसमें भी बढ़िया तरीके से इन्होंने इंप्लीमेंट किया थ्रू आउट द UI। दोनों ही भाई मस्त OS है, OS में मैं आपको बताऊंगा। सैमसंग के पास भाई थोड़े से फीचर्स एक्स्ट्रा है, जैसे कि ये हाई बिट रेट पे ऑडियो प्लेबैक कर सकता है और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी इसमें मिल जाता है, जो कि ऑन ऑफ आप कर सकते हो। लेकिन भाई सारी बात आती है
जाती है परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस किसकी बढ़िया है, तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 एक नया प्रोसेसर है, आप लोगों को पता है। 8 Elite देखा हमने, 8 Elite Gen 5 देखा, ये तो 8 Gen 3 आप लोगों को पता है, जैसे OnePlus 13R वगैरह में भी आया था। जीपीयू को तो देखो यार यहाँ पे फर्क है ही है, Adreno 750 है तो Adreno 840 इसके अंदर मिलता है। अब 840 तो भाई 8 Elite जैसा सा हो गया ये, और इसके अंदर कोर्स भी जो यूज किए गए हैं ना, वो भाई जो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 में कोर्स यूज किए गए हैं ना, वो वाले कोर्स इस फोन के अंदर यूज किए गए हैं। बट हाँ, जो क्लॉक स्पीड है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन भाई काफी ज्यादा चीजें इसमें सिमिलर है 8 Elite की तरह। क्या परफॉर्मेंस सिमिलर है कि नहीं वो भी मैं बताऊंगा। दोनों के अंदर वैसे स्टोरेज का फर्क है, ये बेस वेरिएंट में 256 आता है, ये बेस में 128 में आता है। प्राइसेस अलग है, स्क्रीन पे टैप करके आप व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके चेकआउट कर लेना, वहीं से परचेज वगैरह भी कर सकते हो। इसका जो 256 वाला वेरिएंट है UFS 4.0 के साथ आता है, ये 4.1 पे है, तो वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यार देखो, डे टू डे लाइफ की बात करेंगे तो दोनों के अंदर जो ऐप ओपनिंग वगैरह है वो काफी बड़े तरीके से हो जाती है। एनिमेशंस काफी अच्छे हैं ऐप ओपनिंग क्लोजिंग के, रैम मैनेजमेंट वगैरह सही है दोनों ही फोन्स का, एनिमेशंस काफी ज्यादा बढ़िया है, यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा है भाई दोनों का, क्योंकि भाई दोनों ही बढ़िया सॉफ्टवेयर हैं। ऊपर से गेमिंग सेटिंग्स वगैरह की भी बात करें तो 120 FPS BGMI में अनलॉक तो आता ही है दोनों के अंदर। वैसे OnePlus में जो इनका ब्रेन बूस्ट करने वाला ऑप्शन होता है ना, उससे आप थोड़ी सी ऊपर फ्रेम रेट भी ले आ सकते हो 165 तक। 120 FPS पे चलाओगे तो भाई 100 से 110 FPS के आसपास ये फ्रेम रेट निकाल देता है, लेकिन इनका जो गेम फ्रेम बूस्ट करने वाला फीचर है ना, उसके साथ चलाओगे 165 Hz पे BGMI, तब ये 150 के आसपास फ्रेम रेट ही प्रोवाइड करेगा आप लोगों को। कोई मेजर हीटिंग वगैरह भी इसके अंदर हमें देखने के लिए नहीं मिली है, और बैटरी ड्रेन भी इसका कम ही रहता है। इसमें 120 FPS BGMI में अनलॉक आता है, 90 से 100 FPS के आसपास फ्रेम रेट दे देता है, स्टेबल रहता है, ये भी कोई मेजर हीटिंग इश्यूज वैसा वो सब नहीं मिलता है इसके अंदर। लेकिन इसको अगर OnePlus से कंपेयर करोगे तो ज्यादा स्मूथनेस आप लोगों को OnePlus में मिलेगी। इसमें फ्रेम रेट तो सही मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल स्मूथनेस है ना उतनी फील नहीं होती फ्रेम रेट के अकॉर्डिंग। भाई ये वाला फोन ना जेंशन इंपैक्ट के अंदर स्मूथ सेटिंग्स के ऊपर ना आप लोगों को 60 FPS प्रोवाइड कर देता है, और इसका गेम फ्रेम इंटरपोलेशन अगर आप ऑन करते हो तब भाई ये 120 हर्ट्ज तक भी चला देता है, और गेम भी बढ़िया चलती है। मेजर हीटिंग या थ्रॉटलिंग वगैरह वाले इश्यूज हमें देखने के लिए नहीं मिले हैं। भाई हमने ना इसको iQOO 13 स्नैपड्रैगन 8 Elite वाले से कंपेयर करके देखा था, तो हाँ वैसी परफॉर्मेंस ये नहीं देता, उसके थोड़ी सी कमी परफॉर्मेंस ही प्रोवाइड कर रहा है। तो रियल लाइफ में जैसा हमें टेस्टिंग में मिला है वो मैंने आपको बताया। बाकी इसका BGMI टेस्ट भी हम कर देंगे, गेमिंग टेस्ट हर्ष गेमर चैनल पे, तो वो आप चेकआउट कर लेना। इन डेप्थ के अंदर हम कंपेयर कर देंगे इसको iQOO 13 वगैरह से, तो आप लोगों को ज्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा। बाकी ये फोन भी काफी सारी जो गेम्स है उसको हाई सेटिंग्स पर चला देता है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए कोई फोन ढूंढ रहे हो, वैसे तो दोनों में ही गेमिंग कर सकते हो, बट हाँ ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस आप लोगों को OnePlus में मिलेगा, क्योंकि बड़ी बैटरी भी है, इसकी बैटरी भी जल्दी खत्म हो जाएगी, वो आपको बेटर सेक्शन में भी बताता हूँ। अब कैमरास के ऊपर अगर हम आ जाते हैं ना, तो भाई दोनों के अंदर ही जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है। OIS तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड मिलता है OnePlus के अंदर, वेयरएज जो सैमसंग है उसके अंदर अल्ट्रा वाइड भाई 12 मेगापिक्सल का है, तो ज्यादा हाई रेजोल्यूशन भी है। ऊपर से टेलीफोटो लेंस भी मिल जाता है 3x ऑप्टिकल जूम 10 मेगापिक्सल वाला। और सेल्फी कैमरे में भी डिफरेंस है, सैमसंग में सिर्फ 12 ही मेगापिक्सल मिलता है वर्सेस यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग में भी भाई डिफरेंस है, ये 8K 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकता है, 4K 60 FPS फ्रंट एंड बैक से कर सकता है। वेयरएज ये जो फोन है 4K 60 120 सब कर सकता है। ऊपर से फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी ये 4K 30 FPS मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें फ्रंट में 4K 60 FPS क्यों नहीं दिया वो मुझे समझ नहीं आया। कैमरा सैंपल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डे लाइट शॉट्स से स्टार्ट करेंगे, अल्ट्रा वाइड से दोनों ही स्मार्टफोन्स के। तो सैमसंग में ना ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा एज कम्पेयर टू OnePlus, एंड सैमसंग ना ज्यादा बेटरली जो हाईलाइट्स है उसको यहाँ पे हैंडल कर लेता है, और शेडोज वगैरह भी ज्यादा बेटर आपको सैमसंग में मिलेगी एज कम्पेयर टू OnePlus। दोनों फोन्स के 1x पे आप शॉट्स देखो, आप लोगों को क्लियरली डिफरेंस शो हो जाएगा। शेडोज और हाईलाइट्स को बेटर सैमसंग यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। इवन लाइट कंट्रोल भी मेरे को ऐसा लगा कि सैमसंग का ज्यादा बेटर है। वैसे जो स्किन टोन है उसके अंदर तो आप लोगों को फर्क मिलेगा ही दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर। सैमसंग ना येलोइश टोन के ऊपर रहता है, OnePlus रेडिश टोन की तरफ रहता है। दोनों ही फोन्स के 2x शॉट्स आप देख लो, ऐसे कुछ देखने के लिए मिलेंगे। अब 3x क्योंकि सैमसंग के अंदर ही है, OnePlus में है ही नहीं टेलीफोटो लेंस, तो वहां पे सैमसंग एडवांटेज ले जाता है और ज्यादा बेटर लुकिंग यहाँ पे पोर्ट्रेट शॉट्स या फिर 3x वाले शॉट्स आप क्लिक कर पाओगे। सैमसंग और OnePlus में ना आप लोगों को मेजर डिफरेंस मिलेगा भाई डिटेल्स का, मतलब जो नॉइस वगैरह जैसा है ना वो सैमसंग में आप लोगों को लगेगा फोटोज के अंदर कि वो नॉइस सी कैप्चर कर रहा है, लेकिन जो OnePlus है ना वो स्मूथ करता है चीजों को, चाहे डे लाइटिंग की बात कर ले चाहे लो लाइटिंग की बात कर ले। बट हाँ डिटेल्स तो वैसे इनफ रहती है दोनों के अंदर ही। अगर सब्जेक्ट के पीछे से लाइट आती है ना तब जो सैमसंग है वो ना स्किन टोनों को ज्यादा बेटर एक्सपोज करता है एज कम्पेयर टू OnePlus ना काफी ज्यादा डार्क फोटो कर देता है, और फिर उसमें वो स्किन टोन में मजा नहीं रह जाता OnePlus की। दोनों में ना यहाँ पे सैचुरेशन और कलर का भी फर्क है। OnePlus यहाँ पे ना नेचुरल फोटो नहीं क्लिक करता है, थोड़ी सैचुरेटेड फोटोज लेता है, जबकि सैमसंग एकदम नेचुरल रहता है, क्लोज टू जैसा रियल में हमें दिख रहा है। सैमसंग का जो 3x टेलीफोटो लेंस है ना यार, इसमें कुछ बग है भाई। मैंने मल्टीपल सिनेरियो डे लाइट लो लाइट के अंदर चेक करके देखा, ये ना भाई 3x पे फोटो जब आप क्लिक करते हो तो काफी टाइम ना ब्लर कर देता है फोटो को, फिर दोबारा से फोटो जब आप क्लिक करते हो तब फोटो ठीक आती है। और कई बार ना ऐसे कलर्स का भी डिफरेंस हो जाता है, पहले
अलग कलर्स आते हैं, बाद में दूसरे कलर आते हैं, इनकंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है और सैमसंग इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू फिक्स कर सकता है, पता नहीं क्यों नहीं कर रही है। अब लो लाइट की बात करते हैं, दोनों के अल्ट्रा वाइड शॉट्स आप देखो। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज नोटिस होगी कि सैमसंग के अंदर ना आपको बेटर लाइट कंट्रोल मिल जाएगा, ऊपर से जो शेडोज वगैरह ना वो वेल एक्सपोज रहती है सैमसंग के अंदर। लेकिन आप लोगों को ना फोटोज के अंदर ना नॉइज भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन 1x के शॉट्स भी आप लोग देखो, वहां पे भी लाइट कंट्रोल शेडोज वगैरह बेटर है। लेकिन हाँ, डिटेल के मामले में अगर हम बात करेंगे तो सैमसंग ज्यादा हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन हाँ उसके अंदर नॉइज टाइप फोटोज काफी ज्यादा दिखती है। जब हम इसको मॉनिटर वगैरह पे चेक करते हैं, फोन के ऊपर तो ठीक दिखती है। अब दोनों में जूम का तो फर्क है ही भाई, मैक्सिमम 30x इसमें चले जाता है, इसमें 20x चले जाता है। तो सैमसंग भाई टेलीफोटो भी है, ऊपर से जूम भी ज्यादा चले जाता है, तो वहां पे तो डिटेल में कोई कंपैरिजन नहीं है सैमसंग का, वहां पे क्लियरली बेटर परफॉर्म करता है OnePlus के कंपैरिजन में। फ्रंट फेसिंग सेल्फी की भी अगर आप यहाँ पे बात करोगे ना, तो जो फील्ड ऑफ व्यू है वो तो OnePlus कैप्चर ज्यादा करता है सैमसंग के कंपैरिजन में, और काफी सिनेरियो में ना OnePlus की फोटो आपको अच्छी लगेगी। सेल्फी में सैमसंग भी यहाँ पे बढ़िया परफॉर्म करता है। मोस्ट पार्ट मुझे सैमसंग यहाँ पे कई जगह पे अच्छा लगा है, कई जगह पे OnePlus भी मेरे को अच्छा लगा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो OnePlus ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है यार, दिखने की अगर हम बात करें, क्योंकि सैमसंग में बहुत ज्यादा नॉइज फील होता है, ऊपर से रेजोल्यूशन भी OnePlus के पास ज्यादा है। बाकी लो लाइटिंग के अंदर भी सिमिलर है, एक्सपोजर और शेडोज को बेटर सैमसंग ही हैंडल कर पाता है, वहां पे OnePlus थोड़ा सा पीछे रह जाता है। लेकिन ओवरऑल अब देखो हम बात करें ना तो भाई चाहे स्किन टोन्स हो गई, चाहे डिटेल हो गई, चाहे दिखने में फोटो सोशल मीडिया रेडी टाइप आपको चाहिए हो, तो OnePlus वहां पे आगे निकल जाता है, रियर फेसिंग कैमरा एज वेल एज फ्रंट फेसिंग कैमरा। लेकिन सैमसंग के पास ये एडवांटेज है कि सैमसंग नेचुरल कलर रखता है, नॉइज बहुत दिखता है फोटोज के अंदर, सेल्फी कैमरा इसका भी अच्छा है। लेकिन इसके पास मेजरली एडवांटेज है टेलीफोटो लेंस की, जो कि डे लाइटिंग कंडीशन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू लो लाइट, क्योंकि भाई उसका अपर्चर कम होता है तो नॉइज काफी ज्यादा दिखता है। लेकिन अलग पर्सपेक्टिव तो ये कैप्चर करता है। बट भाई मैं सरप्राइज था कि सैमसंग के S24 की परफॉर्मेंस इतनी खराब लग रही है भाई एज कम्पेयर टू OnePlus के कैमरे से मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी। बस इसके अंदर टेलीफोटो लेंस नहीं है तो ये कैमरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पे वीडियो की ना, तो भाई सैमसंग क्लियरली बहुत ज्यादा आगे है, चाहे हम डायनेमिक रेंज की बात करें, चाहे शेडोज, चाहे ओवरऑल डिटेल, सब्जेक्ट को विजिबल करना हो गया, स्किन टोन्स हो गई, रेयर फेसिंग कैमरा में, ऊपर से फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी। और सैमसंग के पास ये भी एडवांटेज है कि वो 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकता है फ्रंट एंड बैक, और 4K 30 में तो सारे लेंसेज पे सैमसंग स्विच कर सकता है, जबकि OnePlus 4K 30 में भी सारे लेंसेज पे स्विच नहीं कर सकता, उसके लिए 1080p 30 FPS पे वीडियो शूट करना पड़ता है। ये वाला वीडियो भाई देखो 4K 30 FPS पे बना रहे हैं हम लोग, स्किन टोन्स वगैरह जो है ना वो भाई कंप्लीट डिफरेंट है। OnePlus में अलग, सैमसंग में अलग। सैमसंग ना काफी कॉन्ट्रास्टी सी वो जो स्किन टोन है वो दिखा रहा था, अभी पीछे से लाइट आ रही थी तो अब, लेकिन बेटर स्किन टोन्स है डेफिनेटली। जो डायनेमिक रेंज है उसके अंदर तो भाई ह्यूज डिफरेंस है, OnePlus उतना ज़्यादा बेटर ऐसे कैप्चर कर नहीं पा रहा है एज कम्पेयर टू सैमसंग। हाँ, तो स्क्रीन पे देख के तो भाई मुझे यही समझ में आ रहा है कि सैमसंग का वीडियो डेफिनेटली बेटर है, और 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऐसे रिकॉर्ड करते करते रियर कैमरा में मैं स्विच कर सकता हूँ। और यहाँ पर भी भाई जो वीडियो है ना वो डेफिनेटली भाई माइल्स अहेड है, सैमसंग काफ़ी ज़्यादा बेटर वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा है। यहाँ पे आपको देख के समझ आ ही रहा होगा डिफरेंस, चाहे डिटेल की बात कर ले, डायनेमिक रेंज की बात कर ले, कलर्स की बात कर ले, स्टेबलाइजेशन तो वैसे देख ही सकते हो दोनों ही फोन्स की बढ़िया है। अब सैमसंग के अंदर ना मैं आपको जूम वगैरह करके दिखाता हूँ। देखो अल्ट्रा वाइड तो आप कर नहीं सकते OnePlus पे, दोनों में 1x, दोनों का 2x देख लो आप, अब दोनों का 3x देख लो। अब मैक्सिमम जूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैक्सिमम ये 12x तक जा सकते हैं। मैं और पीछे चले जाता हूँ, 10x 12x वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है भाई, तो आपको आइडिया लगेगा कैसा वीडियो दोनों स्मार्टफोन्स बना पाते हैं। भाई सैमसंग का वीडियो डेफिनेटली यार मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। जो OnePlus है ना काफ़ी ज़्यादा वाइटनेस मेरे फेस पे यहाँ पे ऐड कर रहा है, और भाई मेरे सामने ना वरना है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे पे करके। ये देखो भाई क्या मस्त लग रही है ना, दोनों ही फोन्स के रियर फेसिंग कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आपको कलर्स वगैरह हर एक चीज़ का यहाँ पे ना अंदाजा लग जाएगा। देखो ठीक है, मूव हम कर रहे हैं, एक बार वॉक करके देखते हैं, और ऑडियो स्विच करके भी आपको दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लगेगा। आओ वॉक करके देख लो भाई, मेरे पीछे लाइट है, किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं दोनों ही स्मार्टफोन। आप देखो सैमसंग के अंदर अल्ट्रा वाइड से लेके आप लोग ना 3x तक स्विच कर सकते हो सारे लेंसेज के अंदर, लेकिन OnePlus में सिर्फ 2x है। डिजिटली तो वैसे देखो 10x तक जूम कर सकते हैं दोनों फोन, मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा रहा हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। भाई वरना खड़ी है भाई, ये 12x है, सॉरी 12x है, मैक्सिमम 12x है ना, वैसे 10x पे करके दिखा रहे हैं ना हम दोनों। देख सैमसंग क्लियरली बेटर जूम कर पा रहा है,
1x में वापस से बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे काफी मेजर डिफरेंस आएगा। ये मैक्सिमम आप लोगों को ना 5 से 6 घंटे का स्क्रीन टाइम दे सकता है मिक्स यूजेस के ऊपर, लेकिन ये आप लोगों को 8, 9, 10 घंटे भी आप जा सकते हो मिक्स यूज के ऊपर। हैवी यूज दोनों फोन से आप करोगे, मतलब बीजीएमआई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो, फोटोज वगैरह क्लिक करते हो ना, तो भाई ये मैक्सिमम तब भी आप लोगों को 7 से 8 घंटे का स्क्रीन टाइम दे देगा, लेकिन ये भाई फिर 4 से 5 घंटे से नीचे चला जाएगा। तो वो एक बात है। बैटरी बैकअप आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो भाई नॉर्मल साइज के फोन में ही ज्यादा तगड़ी है। यहाँ पे 7400 है और सिलिकॉन कार्बन भी है, ये तो भाई 4000 ही है। सॉफ्टवेयर एक ऐसी जगह है भाई जहां पे दोनों ही फोन्स कमाल के हैं भाई। यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस 16 नया वाला आप लोगों को पता है कितना कमाल कर दिया है, ऊपर से One UI 8, तो दोनों फोन क्रेजी हैं। वैसे अब ये वाला क्योंकि भाई स्नैपड्रैगन वाला वर्जन है ना, तो इसके अंदर एक लेटेस्ट ही एंड्रॉइड वर्जन था, एंड्रॉइड 15 और एंड्रॉइड 16 One UI 8 तो इसके अंदर चल ही रहा है। अभी 8.5 का भी अपडेट आ जाएगा S26 सीरीज के साथ में। इसके साथ में भाई 7 साल का सॉफ्टवेयर का सपोर्ट है, वेयर एज OnePlus के अंदर भाई 5 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट आप लोगों को मिलता है। तो हाँ, ज्यादा एंड्रॉइड अपडेट्स इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। और दोनों ही यूआई की बात करें, जैसे सैमसंग का आप लोगों को पता है भाई ट्रेडिशनल यूआई काफी ज्यादा बढ़िया है और इन्होंने काफी इंप्रूव भी कर दिया एनिमेशंस वगैरह एंड ओवरऑल यूजेबिलिटी। और मेरी वन ऑफ द फेवरेट एंड्रॉइड स्किन आप लोगों को पता ही है भाई, मैं सैमसंग यूज करता हूं S25 अल्ट्रा में, ये भी मेरी सिम है। इसका भी लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे 1 साल वाला। और OnePlus तो भाई अपने ऑक्सीजन OS 16 के साथ में बहुत ही बेहतरीन एकदम यूआई के साथ में आ रहा है और सारी चीजें एकदम मक्खन चलती है भाई। कोई मेजर बग्स वगैरह दोनों फोन से मेरे को नोटिस नहीं हुए यहाँ पे, और सारे ही जरूरत के फीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। लेकिन भाई सैमसंग ना थोड़ा ज्यादा ही आगे निकल जाता है। जैसे इसमें गुड लॉक का सपोर्ट है, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जैसे देखो मैंने अपने अल्ट्रा में कर रखी है, इतनी सारी क्विक टॉगल कस्टमाइज कर रखे हैं, आइकन्स कस्टमाइज कर रखे हैं। इसमें तो खैर One UI 8.5 चल रहा है बीटा वाला, अगर इस पे वीडियो देखना है तो वो जरूर से बता देना। सैमसंग एक्सक्लूसिव फीचर जैसे कि डेक्स का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन ट्रैक पैड हो गया, ये रहा, देखिए देखिए देखिए, प्ले स्टोर काला हो गया, काला हो गया, हो गया। दिस इज द सॉन्ग व्हाट वी वर सिंगिंग। पाजी पाजी को ना दिखाएं। किसी मॉनिटर या टीवी से कनेक्ट करके एज अ पीसी यूज कर सकते हो, फोन को ट्रैक पैड वगैरह बना के सारी चीजें कर सकते हो। वायर्ड वायरलेस दोनों का सपोर्ट है। सैमसंग पे हो गया, वॉलेट हो गया, कॉल रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर आप लोगों को मिल जाती है बिना अनाउंसमेंट वाली। OnePlus के अंदर भी कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ओ डायलर आपको मिलता है इसमें। लेकिन सिक्योर फोल्डर नॉक सिक्योरिटी वगैरह ना भाई सैमसंग के कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स जो हैं वो अगर आप लोगों को चाहिए तो वो भाई यहीं मिलेंगे सिर्फ आपको। दोनों ही अपनी जगह बहुत ही बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। OnePlus में भी भाई जो हैप्टिक्स इधर उधर इंप्लीमेंट किए इन्होंने पूरे यूआई में, वो एक्सपीरियंस जो है ना यूज करने का फोन, वो दोनों को काफी मजा आता है। मैं कहूंगा दोनों ही मेरी फेवरेट एंड्रॉइड स्किन है। आपकी कौन सी है वो आप मेरे को कमेंट करके बताना, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। लेकिन कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही फोन्स काफी सॉलिड है। OnePlus में लेटेस्ट मिल जाती है सारी चीजें, जैसे कि Wi-Fi 7 है, Bluetooth 6 है, aptX HD, LHDC 5 जो है आप लोगों को मिल जाता है सपोर्ट। NFC IR ब्लास्टर भी इसमें टॉप पे मिल जाता है, अप्लायंसेस वगैरह कंट्रोल करने होंगे। लेकिन USB पोर्ट सिर्फ 2.0 वाला है, वैसे OTG का सपोर्ट है इसमें। सैमसंग में Wi-Fi 6E है और ट्राई बैंड का सपोर्ट भी है, उसमें डुअल बैंड का ही सपोर्ट है। लेकिन भाई Wi-Fi 6, 7 वाले राउटर भी होने चाहिए आपके पास यूज करने के लिए। लेकिन इसमें Bluetooth 5.3 है और A2DP LE का ही सपोर्ट है। LHDC वगैरह आप लोगों को पता भाई सपोर्ट नहीं मिलता सैमसंग में, लेकिन हाँ इसका USB 3.2 वाला पोर्ट मिलता है और OTG का सपोर्ट भी है। कनेक्टिविटी में तो भाई दोनों फोन्स में कोई इशू नहीं आएगा। कॉल क्वालिटी, रिसेप्शन, वो सब चीजें, नेटवर्क रिसेप्शन वगैरह में मेरे को दोनों फोन्स में दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम करते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की। तो दोनों ही स्मार्टफोन आप लोगों को 40 से लेकर 48,000 रुपीज में मिल जाएंगे। अगर आप हायर एंड वेरिएंट की बात करोगे 256, तो वही ऑलमोस्ट 45 से 48,000 रुपए की प्राइसिंग रहेगी दोनों फोन की। सैमसंग को चूज करने के ना यार मेजरली कुछ रीजंस है, जैसे कि एक तो एक कॉम्पैक्ट फोन है, ऊपर से भाई सैमसंग का यूआई है One UI और ऊपर से लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी है, और सैमसंग स्पेसिफिक जो फीचर्स आते हैं। परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन लेना चाहते हो, तगड़ी बैटरी, डिसेंट इनफ कैमरा के साथ, तो इसके साथ भी आप जा सकते हो। आपकी चॉइस बस यही है कि कॉम्पैक्ट फोन, एक नॉर्मल फोन और एंड्रॉइड पे हो तो भाई कोई सा भी ले सकते हो। दोनों के दोनों आपको व्यू प्रोडक्ट पे मिल जाएंगे, वहीं से क्लिक करके परचेस करना है। उससे चैनल की भी हेल्प होती है, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे फोन मिलता है। वैसे OnePlus Amazon पे अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा दोनों फोन्स का। जहां पे सस्ते हो वहीं से ले लेना, यहाँ पे सस्ता मिले तो यहाँ से ले लेना, डिस्क्रिप्शन में मिले तो वहां से ले लेना। बाकी भाई अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।